हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन परीक्षा 2025 के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन कराने वाले हैं, जो काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और मुझे विश्वास है कि आप ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत कर रहे होंगे और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आइए हम आज बात करेंगे, आज सारी शिक्षा में हम बात करेंगे प्रमुख खेल अधिकारी, टेस्ट मेजरमेंट और शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। मेरा ये 7वां सेट है, यानी हम कह सकते हैं ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। और मुझे विश्वास है कि अगर आप 7 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से हम ये सारे जो भी प्रश्न है लेकर के आता हूं। और मैं खुद बहुत मेहनत करता हूं, आपके लिए खुद टाइप करता हूं, प्रश्न बनाता हूं, उसके बाद मैं आपके सामने लेकर आता हूं। बीच में 1-2 प्रश्न में कुछ त्रुटियां आई थी जिसका हमने निदान भी किया था और मैं कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया था। तो आइए समय न गंवाते हुए हम प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। और प्रश्नों से पहले मैं आपको बता दूं, जितने ये सात प्रैक्टिस सेट हम आप लेकर के आए हैं, उन 7 प्रैक्टिस सेट का हम एक डिजिटल बुक तैयार किया हूं, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस बुक 7। और ये सारे इसमें हम सभी मतलब एक बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से उन सभी प्रश्नों को सजा दिए हैं और फिगर के साथ, जिसे समझने में आपको आसानी हो। आप इस बुक को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, आपको जरूरत हो तो आप लीजिए, कहीं कोई दबाव नहीं है। ये 945085 और 32 व्हाट्सएप नंबर पे आप 49 रुपए में इसको आप खरीद सकते हैं। और यूपीआई आईडी 100 सैनी 100 1@OKAXIS, आप यूपीआई आईडी से भी आप पैसे 49 रुपया भेज करके आप हमको उसका रसीद भेज देंगे। मैं आपके व्हाट्सएप पे ये पूरा पीडीएफ बुक आपको उपलब्ध करा दूंगा। और नेक्स्ट, अगर आपको और सुविधा चाहिए तो ये आपके पास बार कोड है और इस बार कोड का भी आप स्कैन करके आप भेज सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो आइए समय न गंवाते हुए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका, फिजिकल एजुकेशन में हॉरिजेंटल बार का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस का आपने नाम सुना है, लेकिन इसमें हॉरिजेंटल बार का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी है, जिम्नास्टिक में। यानी हॉरिजेंटल बार का प्रयोग कलात्मक जिम्नास्टिक में किया जाता है, जिसे हाई बार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका एक पिक आपको दिखाते हैं। ये है आपका हॉरिजेंटल बार और इसमें ये जो जिम्नास्टिक का जो खिलाड़ी है, यहाँ पे वो अपना गेम प्रदर्शन कर रहा है। ये हॉरिजेंटल बार है। आइए हम हॉरिजेंटल बार के बारे में कुछ और बताने का प्रयास करते हैं। हॉरिजेंटल रेखा की दिशा होती है, हॉरिजेंटल रेखा की दिशा होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, तिरछी या गोलाकार, तो ये इसका सही उत्तर है बाएं से दाएं, यानी ये है हॉरिजेंटल। ये आप देख रहे हैं, ये है हॉरिजेंटल, ये है बाएं से दाएं। यानी अगर दिशा कहे तो पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ये है आपका पूरब, ये है आपका पश्चिम, पूरब से पश्चिम। और ये है, अगर वर्टिकल पूछता है तो ये ऊपर से नीचे, जैसे हम खड़े हैं, अगर ऐसे देखा जाए तो हॉरिजेंटल है। अगर जमीन के पैरेलल, अगर कोई व्यक्ति जमीन के पैरेलल अगर कोई रेखाएं खींचती है तो उसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो बाएं से दाएं की तरफ ये हॉरिजेंटल बार होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जंपिंग में कौन सी दिशा वर्टिकल मानी जाती है? देखिएगा, यहाँ पे गेम के हिसाब से हमने एक सेट कर दिया है कि जंपिंग में कौन सी दिशा वर्टिकल मानी जाती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कई स्थितियां एक फिगर को देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर से यानी ऊपर की ओर कूदना, यानी हम कह सकते हैं ऐसे अगर हम कूदते हैं ऊपर की तरफ तो वो है क्या है, वर्टिकल। हमने आपको जहां पे एक फिगर दिखाया था, ये क्या है, वर्टिकल। तो यहां से हम अगर ऊपर कूदते हैं तो ये दिशा क्या होगा, वर्टिकल होगा। क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे भी एक खिलाड़ी कूद रहा है, यहां पे भी ये जंपिंग कर रहा है, अपने स्थान पे ये जंपिंग कर रहा है, उछाल कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऊपर की ओर कूदना। यानी जंपिंग में कौन सी दिशा वर्टिकल मानी जाती है, तो यहां पे देखेंगे ऊपर की ओर कूदना ये वर्टिकल मानी जाती है। एक फिगर में भी हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अगर ऐसे होता तो हॉरिजॉन्टल होता, लेकिन ये ऊपर की तरफ है तो ये वर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं। फुटबॉल पिच में क्षैतिज अक्ष, जिसको हम हॉरिजॉन्टल, हिंदी में क्षैतिज अक्ष, अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, का प्रतिनिधित्व कौन करता है। यानी फुटबॉल में जो पिच बनता है उसमें हॉरिजॉन्टल, यानी जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल, उसमें क्या होता है, ऑप्शन बी सही है। जो टच लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि जमीन के पैरेलल उसे बनाया जाता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल। यानी फुटबॉल में पिच क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही ना जमीन पे भाई लाइनें खींची जाती हैं, तो वो है टच लाइन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। फुटबॉल पिच में ऊर्ध्वाधर, हिंदी में ऊर्ध्वाधर और इंग्लिश में बोल रहे हैं वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस का प्रतिनिधित्व कौन करता है, कौन करता है, प्रतिनिधित्व कौन करता है। यहाँ पे गोल लाइन, टच लाइन, गोल पोस्ट और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गोल पोस्ट है। क्या है, गोल पोस्ट है। आप देखेंगे गोल पोस्ट ऐसे ऊपर की तरफ होता है। तो ये जो गोल पोस्ट है, ये क्या है, ये हम कह सकते हैं कि वर्टिकल, यानी वर्टिकल अक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट चलते हैं। महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं में कौन कौन से 4 इवेंट्स हैं। यानी महिला जिम्नास्टिक की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, इनमें से 4 इवेंट्स कौन महिलाओं के हैं, तो ऑप्शन ए सही है, फ्लोर, वाल्ट, वीम और एनेविन वार्स। यानी 4 जो है ये महिलाओं की प्रतियोगिता है, बाकी इनसे रिलेटेड नहीं, क्योंकि इधर का उधर, उधर का इधर दिया है, तो क्रमबद्ध से सजाया गया है। नेक्स्ट, भारत को आज भागवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, किसने कहा। भारत को आज भागवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, किसने कहा था। तो फिगर देख करके आप जान सकते हैं कि ऑप्शन डी सही है, स्वामी विवेकानंद का यह कथन था। भागवत गीता के जगह पे भारतीयों को फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, भागवत गीता की। नेक्स्ट चलते हैं। रीढ़ की हड्डी का एक ऐसा मोड़ जिससे पीठ आगे की ओर, जैसे पीठ देखिए, पीठ आगे की ओर झुक जाता है या गोल हो जाता है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। तो इसको बोलते हैं कुबड़ापन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं काइफोसिस। नहीं कहते हैं अरे कुब्बर हो गल बना, ये देखिए ऐसे हो जाता है और ये गला क्या हो जाता है, आगे झुक जाता है, इसको बोलते हैं काइफोसिस। मैं आपको बता दूं, जितने प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न में कहीं न कहीं दम है, और बहुत सारे तरीके से हमने सेट किया है कि कहां कहां से पूछता है, तो आप कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा, आप उसका उत्तर दीजिएगा, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो इसका कुबड़ापन जिसको हम बोलते हैं काइफोसिस। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्नों के तरफ। पीठ का निचला हिस्सा आगे की तरफ झुक जाता है और रीढ़ की हड्डी का अंदर की तरफ धंसना किस तरह का रोग होता है। जैसे देखिए, ये आगे की तरफ झुक गया, लेकिन क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं रीढ़ का हड्डी का अंदर की तरफ धंसना। अंदर की तरफ धंसेगा तो ये पेट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा, निकला हुआ देखिए, बाहर निकला हुआ, और फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे होगा। तो इस तरह की जो रोग अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह का कोई पोस्चर देखने को मिलता है, तो ये कौन सा रोग होता है, तो इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस, इसको बोलते हैं
लार्डोसिस, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। लोर्डोसिस या लार्डोसिस इसको बोलते हैं, हमने यहां भी लिख रखा। तो इस तरह से फिगर के बात आपको समझाने का हमने प्रयास किया। मैंने अंदर की तरफ जो स्पाइनल कार्ड है वो अंदर की तरफ धंस जाता है तो पेट बाहर निकल जाता है, तो लोर्डोसिस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्पष्ट रूप से मुड़ी हुई रीढ़ एक तरफ झुक जाती है, असमान कंधे, एक कंधा या कुल्हा बाहर निकल जाता है, तो ये कहलाता है, यानी शरीर का पोस्चर अगर इस तरह से, जैसे कंधा इस तरह झुक गया, देखिए, तो इस तरह से इधर हुआ और यहां पे कुल्हा एक तरफ से निकल जाए, तो कौन तरह का ये मतलब विकृतियां पाई जाती, कौन सा इसको पोस्चर हम बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस, इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं कि कुंजरू समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 में कुंजरू समिति की स्थापना हुई थी। 59 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जो खेल, मनोरंजन और अनुशासन के क्षेत्र में भारत सरकार को सुझाव देने के लिए बनी थी। आज इस शाम को 7 बजे वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ बुक भी आपको शाम को, अगर आपकी इच्छा होगी तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे और आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे हॉकी के मैदान में रेखाओं की चौड़ाई होती है। एक प्रश्न देखिएगा, मैं मैदान से बहुत सारे प्रश्न लेके आया हूं, एक प्रश्न आएगा इसमें से आएगा, इसलिए मैं हर बेल्ट में जाने का प्रयास करता हूं जहां से प्रश्न बनता है, ताकि आपको कहीं से किसी तरह की दिक्कत न हो। तो हॉकी के मैदान की रेखाओं की चौड़ाई क्या होती है, अगर इंच में बात करता है तो 3 इंच, यानी हॉकी के मैदान की रेखाओं की जो चौड़ाई होती है 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंच होती है। मुझे पता है कि आपको पता है, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिनको नहीं पता है और कंफ्यूज, 5 सेंटीमीटर हर व्यक्ति जानता, सब रेखा ये 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन नहीं, हर गेम का जो रेखा की जो चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है। तो इसमें क्या होता है, हॉकी के मैदान की अगर इंच में पूछता है तो 3 इंच, अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 7.5 सेंटीमीटर। कुछ रट भी लिया करो भाई, कोई जरूरी नहीं है कि सबको मैथ आता है। नेक्स्ट, बैडमिंटन कोर्ट के रेखाओं की चौड़ाई होती है, तो ये होती है आपका 40 mm, 40 mm, और लॉन टेनिस रेखाओं की चौड़ाई होती है 4 इंच। बैडमिंटन कोर्ट की जो रेखाओं की चौड़ाई 40 mm होती है, लेकिन वही लॉन टेनिस के जो रेखाओं की चौड़ाई 4 इंच होती है। कितनी होती है, 4 इंच। वहीं वॉलीबॉल कोर्ट के रेखाओं की लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच। ध्यान रखिएगा, 5 सेंटीमीटर वॉलीबॉल के कोर्ट की रेखाओं की चौड़ाई, यानी अगर इंच में बात करें तो 2 इंच। इस तरह से हमने यहाँ पे कई गेम को एक साथ साधने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए, बास्केटबॉल कोर्ट में रेखाओं की जो चौड़ाई आमतौर पे 5 सेंटीमीटर लगभग 2 इंच होती है, जो कि FIBA और NBA दोनों के नियमों के अनुसार होती है। दोनों के नियमों के अनुसार ये 5 सेंटीमीटर या लगभग 2 इंच के बराबर होती है बास्केटबॉल कोर्ट की रेखाओं की चौड़ाई। नेक्स्ट आते हैं, फुटबॉल के मैदान की रेखाओं की चौड़ाई होती है। फुटबॉल के मैदान की रेखाओं की चौड़ाई होती है तो ये होती है आपकी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यहां पे देखेंगे चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, अगर इंच की बात करें तो 5 इंच होती है। 5 इंच यानी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं कि त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है। मैंने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि शरीर का जो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है, स्किन होता है। तो इसमें पूछा गया त्वचा का मुख्य कार्य क्या है, तापमान का नियंत्रण करना, यह भी सही उत्तर है। विटामिन डी का निर्माण करना, यह भी सही उत्तर है। संवेदना सुरक्षा, यह भी उत्तर सही है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या है, डी, यानी त्वचा का जो सारे काम है, प्रमुख कार्य, ये सारे कार्य है
अगर ऑप्शन इस तरह से देता है तो समझने का है, आप प्रयास करिएगा। तापमान का नियंत्रण, विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? तो त्वचा से निर्माण होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी त्वचा ही अवशोषित करती, त्वचा के माध्यम से ही। तो नेक्स्ट मैंने इसका उत्तर, यह और चीज देखें, जल संतुलन, त्वचा पानी के नुकसान को रोकती है और शरीर को निर्जलीकरण से बचाती है। उत्सर्जन, त्वचा पसीने के माध्यम से शरीर के कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। तो थोड़ा सा हमने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास किया। काफी समय लगता है, इसीलिए हमारा जल्दी वीडियो नहीं आता। विद्यालय में मैं पढ़ाता भी हूं तो वहां भी फुर्सत नहीं मिलता है, किसी तरह से समय चुरा करके मैं आपके लिए काम करने का प्रयास करता हूं। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए सही है। क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो भोजन में प्रोटीन की कमी से होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग खिलाड़ी आदमी हैं तो प्रोटीन की मात्रा का प्रयोग जरूर करें। रोम में ग्लैडियस शब्द का अर्थ होता है, तो ऑप्शन ए सही है। तलवार प्लस धनुष भी लिख देता है, तो ग्लैडियस का अर्थ होता है तलवार या धनुष, दोनों लिखता है। तो इसमें ऑप्शन धनुष का नहीं है, तो तलवार है, तो तलवार सही उत्तर है। और रोम में फील्ड ऑफ मार्स क्या था? तो यह एक सार्वजनिक मैदान था जो टाइबर नदी के किनारे बसा था। यह सार्वजनिक मैदान था जो टाइबर नदी के किनारे बसा था। और टेपिडेरियम क्या था रोम में? वो गर्म कक्ष को टेपिडेरियम कहते थे, और कैलिडेरियम उष्ण कक्ष, मतलब उष्ण गर्म उष्ण दो कक्ष को हम कैलिडेरियम भी कहते थे। तो इस तरह से उष्ण गर्म एक ही चीजें होता है, तो दोनों को इस तरह से मतलब यहाँ पे कहते थे। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिस्मर के अनुसार व्यक्ति होता है, मैं आपको बता दूं, शेल्डन हो क्रिस्मर हो, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है जो बॉडी पोस्चर या उसके व्यक्तित्व को बताता है, इससे संबंधित एक प्रश्न आता है। क्रिस्मर के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है, ऑप्शन डी सही है। उनके हिसाब से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो 4 प्रकार का होता है। अब देखिए, गोलकाय, सुडौलकाय, लंबकाय और डाइप्लास्टिक, यानी क्रिस्मर के हिसाब से यही बॉडी का हिसाब होता है। इसी के हिसाब से इन्होंने 4 भागों में बांटने का प्रयास किया। नेक्स्ट चलते हैं। विलियम शेल्डन ने मानव शरीर को कितने प्रकारों में बांटा? शेल्डन का आता, क्रिस्मर की बात मैंने कि शेल्डन की बात आगे, तो कितने भागों में बांटा? तो एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, ये यानी सही उत्तर आपका डी सही है। ये सभी प्रकार में ये बांटे। थोड़ा सा प्यास लग गई है। इन सब क्वेश्चनों का अब ध्यान देंगे। सब चीज का पीडीएफ हमारे पास उस बुक में उपलब्ध है। आपकी इच्छा लगे तो ये मत सोचिएगा कि हमने बाजारीकरण कर दिया है, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूं, तो अगर फ्री में दे दिया जाए तो आप उसकी उपयोगिता को नहीं समझेंगे, इसलिए कुछ पैसा मैंने लगा दिया है। अब देखिए, एंडोमॉर्फ का क्या मतलब होता है? यानी जिस व्यक्ति का जो पोस्चर गोल और मोटा शरीर, नरम और वसा युक्त, मिलनसार और आराम पसंद व्यक्ति ऐसा होता है, तो शेल्डन ने उसे एंडोमॉर्फ की श्रेणी में रखते हैं। मजबूत पेशी वाला शरीर, साहसी, मुखर और शारीरिक गतिविधियों में शौकीन, इसको मेसोमॉर्फ की कैटेगरी में रखा। एक्टोमॉर्फ मतलब पतला और लंबा शरीर, शांत, कलात्मक और आत्म जागरूकता जिसके अंदर ये गुण विद्यमान है, उसको एक्टोमॉर्फ के अंतर्गत शेल्डन ने रखा। तो इस तरह से 3 तरह से शरीर के प्रकार को शेल्डन ने बांटा। नेक्स्ट, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन दूसरी बार कब किया गया? तो ऑप्शन आपका बी सही है। 1982 और 1951 में पहली बार राष्ट्रीय एशियाई खेल दिल्ली में हुआ था, और 82 में भी दिल्ली में ही हुआ था। नेक्स्ट, इन खेलों का शुभंकर अप्पू नाम का एक हाथी था। यानी अगर 1982 के हम शुभंकर की बात करें तो अप्पू नाम का हाथी था इन खेलों का शुभंकर। राष्ट्रपति जैल सिंह ने खेलों का उद्घाटन, 1951 का था, अप्पू मिस्टेक हो गया। खेलों का उद्घाटन राष्ट्रपति जैल सिंह
ने किया था, और पीटी उषा खिलाड़ी की ओर से शपथ ग्रहण ली थी, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह खेल का आयोजन कराया गया था। नेक्स्ट, मैकलाय विधि क्या है? इसमें से अगर ऐसे आ जाए कि मैकलाय विधि क्या था, तो ऑप्शन ए सही है, इंडेक्स 20, इंडेक्स यानी 20 आयु यानी 20 वर्ष की आयु प्लस कद उसकी 6 फीट, और ये भार जोड़ दिया जाए उसका वजन कितना है, और प्लस वो लड़का, यानी जो कद है उसमें 6 जोड़ दिया जाएगा। तो ये लड़का के लिए बनाया गया है। अब इसमें हम लड़की की बात करें तो अगर पूछता है कि लड़का के लिए और लड़की के लिए ये है, तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन ए आपका सही है। अब लड़की के लिए भी हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, नहीं लिए हैं। ऊंची कूद में वेस्टर्न रोल तकनीकी आविष्कार किसने किया था? वेस्टर्न रोल का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे हम वेस्टर्न रोल का जॉर्ज होराइन ने किया था। ऑप्शन आपका ये सही है, जॉर्ज होराइन ने किया था। यहाँ पे हम देखिए, ऊंची कूद में वेस्टर्न रोल तकनीकी का आविष्कार जॉर्ज होराइन ने किया था, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऊंची कूद के वह कोच थे। यह वेस्टर्न रोल कर रहा है खिलाड़ी। यहाँ पे और भी सारे अगर फिगर है तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ऊंची कूद में सीजर जंप, सीजर मतलब कैंची होता है, तकनीकी जिसे कैंची कूद भी कहा जाता है, तकनीकी का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार किसने किया था? तो माइकल स्वीनी ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, माइकल स्वीनी ने किया था। ऊंची कूद में सीजर जंप तकनीकी कैंची का आविष्कार 1890 के दशक में माइकल स्वीनी ने किया था। माइकल स्वीनी क्या? सीजर जंप, जिसको हम कैंची जंप के नाम से, यहाँ पे देखिएगा ये कैंची की तरह इसकी आकृति बनती है। यहाँ बड़े में आप देखेंगे कि यह कैंची की आकृति बन रही है और इसमें जंपिंग कर रहा है, तो इसको हम सीजर जंप या कैंची जंप माइकल स्वीनी के हिसाब से। नेक्स्ट है, ऊंची कूद में फास्फरी फ्लॉप तकनीकी को किसने विकसित किया था? तो डिक फास्फरी, डिक फास्फरी, यह ऊंची कूद डिक फास्फरी विधि है। ऊंची कूद में फास्फरी फ्लॉप तकनीक अमेरिका के एथलीट डिक फास्फरी ने लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। ये डिक फास्फरी का है, जो पीठ के बल पे समझिए ये लैंडिंग करेगा, गिरेगा। पूछ सकता है कि मतलब किस तरह के मतलब उसका रुख होगा, पूछ सकता है। तो पीठ के बल। ऊंचे कूद में स्ट्रेडल तकनीकी को किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन डेविड डोनाल्ड आल्ब्रिटन, डेविड डोनाल्ड आल्ब्रिटन। आप गूगल पे कई तरह का देगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एक अच्छे बुक से बनाया गया है। डेविड डोनाल्ड आल्ब्रिटन ने स्ट्रेडल तकनीकी का प्रयोग किया था, स्ट्रेडल तकनीकी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे स्ट्रेडल तकनीकी का कुछ पिक आपको दिखा रहे हैं। एक और पिक है यहाँ पे स्ट्रेडल तकनीकी का, जो बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, हैंग स्टाइल एवं हिचकिक स्टाइल तकनीकी का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है? तो लंबी कूद के लिए। लंबी कूद में हैंग स्टाइल एवं हिचकिक स्टाइल तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रतियोगिता के प्रकार हैं, यानी प्रतियोगिता के प्रकार 4 हैं। चारों प्रतियोगिता के प्रकार नॉक आउट प्रतियोगिता, लीग प्रतियोगिता, कम्युनिकेशन प्रतियोगिता और चैलेंज प्रतियोगिता, यानी प्रतियोगिता टाइप्स ऑफ 4, यानी 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। चारों प्रकार के नाम हमने लिख दिया। और वैगनाल्ड वाइल्ड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता का प्रकार है? यानी ये पूछ देगा, ये घुमा के पूछेगा, भाई आपको फंसाना है, उसको मेरिट बनाना है, तो आप जानिए किसके अंतर्गत कौन सी प्रतियोगिताएं आती है। तो यहाँ पे वैगनाल्ड वाइल्ड प्रतियोगिता, ऑप्शन ए सही है, नॉक आउट प्रतियोगिता का यह एक पार्ट है, एक भाग है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, नॉक आउट प्रतियोगिता के प्रकार है। नॉक आउट प्रतियोगिता कितने प्रकार का होता है? तो नॉक आउट प्रतियोगिता 4 प्रकार का होता है, और चारों प्रकार का सिंगल नॉकआउट, कंसोलेशन फर्स्ट एवं सेकेंड टाइप, डबल नॉकआउट और वैगनाल्ड वाइल्ड। मैंने वैगनाल्ड वाइल्ड की भी बात किया था कि किसका है। अब बात करते हैं कि अगर
इसमें से कंसोलेशन फर्स्ट एंड सेकंड पूछ दिया, किसका प्रतियोगिता का प्रकार, तो नॉकआउट। नॉकआउट पहले नॉकआउट ना, ये सब नॉकआउट प्रतियोगिता के प्रकार है, जान लीजिए। तो ये वाला नाम दे देगा और वो चार उसका नाम दे देगा, तो आप फंस जाएंगे वो किसका है, कम्युनिकेशन का है कि नॉकआउट का है कि किसका है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये सारे का जो कंफ्यूजन ही दूर कर दिया हूं। अगर आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या पीडीएफ बुक आप खरीद सकते हैं। लीग प्रतियोगिता के प्रकार है, लीग प्रतियोगिता के प्रकार है तो 3 है। कौन कौन है इस लीग प्रतियोगिता का प्रकार, कौन कौन है, तो ये साइक्लिक विधि और स्टेयरकेस विधि और टेबुलर विधि। अब इसमें पूछ दिया कि स्टेयरकेस विधि किस प्रतियोगिता का प्रकार है, और नॉकआउट, लीग और कम्युनिकेशन, ये चैलेंज, ये चारों नाम दे दिया। तो वहां यार कहाँ है, तो ये जाने रहेगा तो वहां, अरे यार कहाँ नहीं जानेंगे, सही जगह पे आपका निशाना लगेगा। तो ये सारे जो हैं वो लीग प्रतियोगिता के प्रकार हैं। ये मैं एक प्रश्न के साथ मैं बहुत सारे प्रश्न को साधने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टूर्नामेंट के प्रकार हैं। तो कम्युनिकेशन टूर्नामेंट के भी टाइप्स 4 हैं, 4 प्रकार के हैं। लीग कम नॉकआउट और लीग कम लीग और नॉकआउट कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग, ये सब कम्युनिकेशन टूर्नामेंट के प्रकार है। इसमें से कोई एक दे दे और ये चारों का नाम दे दे, फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे ये चारों प्रतियोगिता को इसके अंतर्गत आने वाले का नाम लिख दिया है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार हैं। चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार है तो ऑप्शन सी सही है, और सी तीनों का नाम हमने आपको दे दिया है, यानी सीढ़ी नुमा, स्टेयरकेस, पिरामिड टाइप्स या कर्व वे टाइप, ये सब चैलेंज प्रतियोगिता के प्रकार हैं। ये सब चैलेंज प्रतियोगिता के प्रकार हैं, तो ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं, मानवाधिकारों के मैग्ना कार्ट पर कब हस्ताक्षर हुए थे। मानवाधिकार के मैग्ना कार्ट पे कब हस्ताक्षर हुए थे, तो ऑप्शन ए है 15 जून 1215 को। 15 जून 1215 को। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महान चार्टर या आजादी का महान चार्टर, जो 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा सामंतों के दबाव में जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है ये। तो 15 जून 1215। नेक्स्ट होते हैं, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को संपूर्ण मानव मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दी थी। मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दी थी, तो श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट ने दी थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, और संयुक्त राष्ट्र आयोग की यह अध्यक्ष भी थी जब ये इसकी संज्ञा दी थी। नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक बदलाव को क्या कहते हैं। गुणात्मक बदलाव को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं विकास, उसको बोलते हैं विकास। वृद्धि और विकास है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका चैप्टर फिजिकल एजुकेशन बीपीएड में आप पढ़े होंगे, तो वो चीजें हैं। व्यक्ति में होने वाले मात्रात्मक गणनात्मक बदलाव को क्या कहते हैं। मात्रात्मक, गणनात्मक, गुणात्मक बदलाव को क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वृद्धि। अरे अगर क्वांटिटी में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या कह सकते हैं भैया, उसको हम बोलेंगे वृद्धि बोलेंगे। देखिए वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता, मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता। जैसे आप देखेंगे पेड़ बढ़ता है तो एक समय उसकी हाइट रुक जाती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन वो मोटा होता जाए। जब जितना ही पुराना होगा वो थोड़ा बहुत मोटा होगा। जब व्यक्ति की हाइट बढ़ गई वो वृद्धि हो गई, लेकिन उसके अंदर जो मैच्योरिटी आती है वो विकास, रोज कुछ न कुछ सीखता है, तो उसको बोलते हैं विकास। यानी मरणों पर्यंत तक वो सीखता है, वो विकास उसका होता रहता है। तो वृद्धि और विकास में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे मात्रात्मक बदलाव में होती है वृद्धि, वृद्धि। नेक्स्ट चलते हैं, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्या सत्य है कि असत्य है, मैंने बताया सत्य है, सही बात है, सत्य है। ये विकास जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। कबड्डी खेल में कुल कितने अधिकारी होते हैं, तो कबड्डी खेल में कुल 6 अधिकारी होते हैं।
जिसमें एक रेफरी, 2 अंपायर, एक स्कोरर, दो होता है सहायक स्कोरर। अगर आप ऐसे इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे। यानी कबड्डी में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। नेक्स्ट, कुश्ती खेल में कुल कितने अधिकारी होते हैं? तो कुश्ती खेल में कुल 5 अधिकारी होते हैं, 2 मुख्य रेफरी, 2 साइड रेफरी और 1 मैट रेफरी। या इसको जोड़ देंगे तो 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्रॉस कंट्री दौड़ महिला की होती है। तो क्रॉस कंट्री दौड़ महिलाओं के लिए 6 किलोमीटर होती है, लेकिन 17 वर्ष से कम लड़कों का 5 किलोमीटर और 17 वर्ष से कम लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री दौड़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता, यानी भारत में प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता इसमें कौन है? तो अन्ना लम्सडेन हॉकी की प्लेयर है। ये प्रथम अर्जुन पुरस्कार से ये पुरस्कृत महिला है, इसलिए कई बार पूछता है, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी और प्रदानकर्ता युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तरफ से ये दिया जाता है। और प्रथम प्राप्तकर्ता साहूराज बिराजदार मुक्केबाजी में और अशोक दीवान को हॉकी में और अपर्णा घोष को बास्केटबॉल में और पुरस्कार राशि की बात करते हैं तो 10 लाख। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में कितनी नगद धनराशि दी जाती है? तो हम बात करेंगे कितना? 10 लाख की। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी ही लेकर के आ रहे हैं, काम चल रहा है और मैं आपके सहयोग में लगा हूं कि आप सफल हो, यही मेरा उद्देश्य है। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।